हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 10 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 10 का पर्पस क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, और इसके साथ में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्री एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 10 है इसको पढ़ना चाहिए कॉन्स्पिरेसी के साथ, जो है 120A ऑफ आईपीसी। तो कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी एक एग्रीमेंट होता है टू डू एन अनलॉफुल एक्ट, या फिर इसमें क्या होता है कि टू डू ए लॉफुल एक्ट विद द हेल्प ऑफ अनलॉफुल मीन्स। तो ये जो सेक्शन 10 है इसके अंदर मेनली 3 इंग्रेडिएंट है और 2 पर्पस है। तो वो जो पहला इंग्रेडिएंट क्या है इसका, वेयर देर इज ए रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, कि वहाँ पे है ना रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने क्या करा, अभी कॉन्स्पिरेसी करी है। रीजनेबल ग्राउंड मतलब प्राइमा फेसाई। वैसे हमें प्रूव क्या करना होता है कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर यहाँ पे क्या है कि बस एक बर्डन ऑफ प्रूफ इतना ही है कि प्राइम एफ आई प्रूव कर दो तुम। तो जैसे प्राइम एफ आई प्रूव कर दिया तुमने, वो कहते हैं ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इसका कि ए और बी है ना कॉन्स्पिरेसी करी, उन्होंने मर्डर की। कहाँ पे? छत पे छुप के। वो चुप के गए छत पे और बिल्कुल आराम से नीचे बैठ के और आराम से बात कर रहे ताकि कोई और ना सुन ले। तो हाँ, हो सकता है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। तो यहाँ प्राइम एफ हमने प्रूव कर दिया, तो वो ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है कि वो किस चीज़ के लिए, ये जो इससे हमें पता चलता है ये जो सेक्शन है कि ये सेक्शन अप्लाई किस पे करता है, क्रिमिनल पे भी और सिविल कॉन्स्पिरेसी पे भी। अब सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है, एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। तो जब ए और बी सी थे, ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे, जिसने ए ने कोई बात बोली या करा या लिखा, तो सारी बातें रेलिवेंट किसके अगेंस्ट भी होगी, बी एंड सी के अगेंस्ट भी होगी। अब बात क्या है कि वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बात बोली हो उसने, तो इससे क्या इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, उससे अगर बात करिए तब तो रेलिवेंट होगी, वरना नहीं होगी। जिसका आर वर्सेस ब्लेक का केस था, इस केस में क्या हुआ था कि ब्लेक और उसका फ्रेंड है ना कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज हुआ कि उन्होंने बिना कस्टम ड्यूटी दिए सामान निकाल लिया। तो यहाँ पे कहते हैं जो उसका फ्रेंड था उसने 3 एंट्री करी हुई थी डायरी में, 2 रिलेटेड तो कॉन्स्पिरेसी से थी और 3rd उसके नॉर्मल डे टू डे रूटीन की थी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब यहाँ पे कोर्ट ने बोला, कोर्ट बोलती कि कहते हैं ये जो कहते हैं 2 एंट्री हैं तो रेलिवेंट होगी और 3rd नहीं होगी, क्योंकि इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन सिर्फ 2 ही हैं। अब एक और केस है, इसका है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्पर, 1940 का केस है, प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था इसमें क्या था कि एक लड़की थी महर, उसकी शादी होगी अली के साथ, और पर इस लड़की का जो महर थी इसका लव अफेयर था किसके साथ, मिर्ज़ा के साथ। तो मिर्ज़ा और इस दोनों ने प्लान करा कि एलिमिनेट कर देंगे अली को, तो इन्होंने अली को मरवा दिया किसी 3rd पर्सन के थ्रू। तो 3rd पर्सन साथ ही साथ पकड़ा गया। तो तभी मिर्ज़ा आया, बोलते इसका तो मोटिव ही नहीं है, ये तो शरीफ आदमी, इसको छोड़ दो आप, इसने कुछ नहीं किया। तो बाद में पता चला कि इन्होंने कहते हैं उसको पैसे दिए थे, हायर्ड किलर था वो। तो वहाँ पे इनके 2 लेटर पकड़े गए, मिर्ज़ा और कहते हैं महर के। उसमें क्या था कि मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर दिया, प्लीज़ मुझे जल्दी ले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे ही शादी करती हैं, तो ये सारी चीज़ें। और साथ में जब वो महर पकड़ी गई तो उसने क्या करा कि स्टेटमेंट दे दी इसके मैजिस्ट्रेट के आगे। तो ये तीनों के बेस पे ना लोअर कोर्ट ने उसको हेल्ड कर दिया, लाइबल कर दिया इनको। तो मिर्ज़ा गए प्रीवी काउंसिल में अपील के अंडर। तो प्रीवी काउंसिल ने बोला कि जो 2 लेटर है ना ये इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन है, ये तो रेलिवेंट होंगे, पर जो कहते हैं उसने स्टेटमेंट दी है वो उस रेफरेंस की नहीं है, तो इसलिए कहते हैं वो रेलिवेंट नहीं होगी। क्योंकि जो कहते हैं कॉमन इंटेंशन सबसिस्ट कर रही थी तब वो 2 लेटर थे, पर जैसे वो पकड़े गए और कहते हैं सब हो गया, तब वो कहते हैं कॉमन इंटेंशन उनकी सबसिस्ट नहीं कर रही थी। अब 3rd इंग्रेडिएंट क्या है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम इज ए रेलिवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे जब कहते हैं फर्स्ट कहते हैं आज कहते हैं कॉमन इंटेंशन बनाई, और जब तक ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो जो भी बातें बीच के अंदर हुई है इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन वो सारी बातें रेलिवेंट है। उससे पहले वाली और उसके बाद वाली कोई बात रेलिवेंट नहीं होगी। जैसे जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, तो जैसे पुलिस पकड़ लेती है, तो वैसे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि एक कॉन्स्पिरेटर है ना दूसरे कॉन्स्पिरेटर का एजेंट की तरह काम करता है, पर जैसे ही वो पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी सीज हो जाती है, पुलिस उसको पकड़ती है, कस्टडी में रखती है, तो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी सीज हो जाती है। वो कॉमन इंटेंशन जो सबसिस्ट कर रही थी वो कहते हैं ख़त्म हो जाती है। तो इस चक्कर में कहते हैं जो भी उसने बात की है सेक्शन 10 के अंदर रेलिवेंट नहीं होगी, वो अनदर सेक्शन के अंदर रेलिवेंट हो सकती है। तो इसके ऊपर केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालनी 1999 का, इसको फेमस राजीव गांधी मर्डर केस भी बोलते हैं। तो इसमें बोला था कि जैसे वो पकड़े जाते हैं, क्यों ही सीज टू बी एजेंट ऑफ अनदर कॉन्स्पिरेटर। ठीक, फिर उसमें क्या बात आई है, इसके बाद क्या है, इज अ रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग। अब क्या है,
कि जो भी पर्सन इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा, तो ए ने कोई बात बोली तो वो बी एंड सी जो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है उनके खिलाफ भी रेलेवेंट होगी। तो ये ना जनरल रूल है जो कहते हैं इंडियन एविडेंस का, वो क्या बोलता है, एविडेंस ऑफ वन कांट बी यूज्ड अगेंस्ट अनदर, स्टेटमेंट ऑफ वन कांट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये ना उसके जस्ट अपोजिट चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रूल ऑफ नेसेसिटी इन्वोक कर रहे हैं। रूल ऑफ नेसेसिटी हम क्यों इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि क्या होता है, जो भी कॉन्स्पिरेसी बनाती है सीक्रेसी में बनाई जाती है, आदमी चुपके से बनाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो जब चुपके से बनाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट एविडेंस हमें मिलते नहीं। तो जहाँ डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेंगे तो वहाँ थोड़े बहुत इनडायरेक्ट भी मुश्किल से ही मिलते हैं। तो नेसेसिटी का रूल लगा के तो जो भी एविडेंस मिले दूसरे के खिलाफ हम रेलिवेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या है, अब पर्पस इसके टू फोल्ड पर्पस है। द पर्पस ऑफ द प्रूविंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है। और फिर उसके बाद क्या है, दूसरा पर्पस क्या है, शोइंग दैट एनी पर्सन वाज पार्टी टू इट। तो ए एंड बी एंड सो ऑन पर्सन इसके क्या थे, पार्टी है। तो एक कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए इसका पर्पस है इस सेक्शन का, वो जो स्टेटमेंट और रेलेवेंट क्यों होगी कि हाँ यहाँ पे पक्का कॉन्स्पिरेसी है एक। तो दूसरा उसको क्या करेंगे, बी ए बी एंड सी ये सारे पर्सन क्या हैं, इसकी पार्टी हैं। अगर हम इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज जॉइंड द कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। अगर रीजनेबल ग्राउंड या प्राइम एफएसआई आप नहीं प्रूव कर पाए तो सेक्शन एक्टिव नहीं होगा, ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। तो जब ये हो गए तो उसके बाद कौन सी बातें रेलिवेंट होगी। तो जैसे उसने बोला बी ने वेपन लिए यूरोप से लिए, अच्छा उसने ए ने बी ने कहते हैं वो करा, भी कहते हैं मनी कलेक्ट करा, डी ने दूसरे को बोला ये काम कर, या ए ने एक ने कहते हैं काबुल से पैसे मंगवाए। तो जो सारी चीज़ें होंगी ना वो ए के खिलाफ भी रेलिवेंट होगी। बेशक कॉन्स्पिरेसी की जो फर्स्ट टाइम इंटेंशन एक बार एंटरटेन हुई थी उसके बाद थोड़ा टाइम तक चला, 2-3 दिन तक जो काम हुए वो बातें भी रेलिवेंट होगी। जो थर्ड डे कहते हैं ए उसका पार्ट भी बना। तो यहाँ पे जो ए है ना, ये बेशक थर्ड डे इसका कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाओ, और बाकी जो इससे पहले जो एक्ट हुई है उसको पता नहीं क्या क्या एक्ट हुई है या कौन कौन उसका पार्ट है, ये सारे उसके स्ट्रेंजर हो, स्टिल वो रेलिवेंट होगी ए के खिलाफ। क्या प्रूव करने के लिए? सिर्फ ये कि कहते हैं वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थी, और दूसरी कि कहते हैं ये पर्सन भी उसका पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।